बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। केरला में सैलाब हुआ गजबनाक। कोची एयरपोर्ट को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। 35 डैम्स के दरवाजे खुले। 12 जिलों में अलर्ट। तुर्की ने अमरीकी माल पर टैरिफ बढ़ाने का किया ऐलान। सर्जी लावरोफ ने कहा डॉलर के दिन गिनती के रह गए। अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयां जारी। गजनी और फरियाब के बाद बगलान में फौजी अड्डे पर हमला। दारुल हुकूमत काबुल भी खौफनाक धमाके से दहल गया। लेबनान जंग के 12 साल। हसन नसरुल्लाह ने कहा अमेरिका और इसराइल कमजोर हो चुके, नई लड़ाई शुरू नहीं कर सकते। हिजबुल्लाह के हथियारों की नुमाइश। सादा हमले से पहले माइक पॉम्पियो ने मोहम्मद बिन सलमान से बात की। स्टेट डिपार्टमेंट ने तस्दीक कर दी। मस्जिद नबवी के इमाम हुसैन बिन अब्दुल अजीज हज का खुतबा देंगे। मुकद्दस फर्ज अदा करने के लिए 15 लाख से ज्यादा मुसलमान मक्का पहुंच गए। पंद्रह अगस्त के प्रोग्राम्स बने इलेक्शन प्लेटफॉर्म। लाल किले से लेकर गोलकुंडा किले तक हुई सियासी बातें। पूरे मुल्क में गूंजे वतन परस्ती के गीत। बैरूनी मुल्कों में भी हिंदुस्तानियों ने मनाया आजादी का दिन। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक खौफनाक बम धमाका हुआ। इस धमाके में एक कॉलेज को निशाना बनाया गया। जानी नुकसान के बारे में फौरी तौर पर खबरें नहीं मिली है, लेकिन कई लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। वजारत सेहत के एक तर्जुमान ने अल जजीरा को बताया कि कम से कम 9 लोग हलाक हुए और 11 दूसरे जख्मी हुए। काबुल पुलिस ने बताया कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। यह धमाका एक ऐसे वक्त हुआ जब तालिबान के हमलों में अचानक तेजी आई है। यह धमाका मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:10 मिनट पर हुआ, जब स्टूडेंट्स क्लासरूम्स में थे। इस कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की एक साथ तालीम होती है। अफगानिस्तान के बगलान सूबे में तालिबान के हमले में दर्जनों सिपाही और पुलिस वाले हलाक हो गए। इस दौरान गजनी से मिलने वाली खबरों में इशारा दिया गया कि सरकारी फौज ने 5 दिनों की लड़ाई के बाद तालिबान को पीछे धकेल दिया। चारशंबे की सुबह तालिबान ने बगलान सूबे के अलाउद्दीन फौजी अड्डे पर हमला किया। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि 35 सिपाही और पुलिस वाले हलाक हुए। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। 2 दिनों में ये इस तरह का दूसरा हमला है। पीर के दिन तालिबान ने फरियाब सूबे के एक फौजी अड्डे पर कब्जा कर लिया था। गजनी की लड़ाई में 35 सिविलियंस भी हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के बीच लड़ाई की वजह से अवाम की बड़ी तादाद इलाके को छोड़ने पर मजबूर हुई। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल बहुत कमजोर हो चुके हैं और अब वो पहले की तरह कोई नई जंग शुरू नहीं कर सकते। हसन नसरुल्लाह ने लेबनान पर इसराइल के 2006 के हमले और जंग के 12 साल पूरे होने के मौके पर यह बात कही। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह इसराइल के साथ जंग से नहीं डरती। उन्होंने कहा कि किसी को भी नहीं चाहिए कि वो हमें जंग की धमकी दे। हम जंग से डरने वाले नहीं हैं। हम जंग के लिए तैयार हैं और जंग की सूरत में फतेह हासिल करेंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों की नुमाइश की। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह आज पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मार्च के महीने में इसराइल के एक फौजी जनरल याकूब बराक ने कहा था कि इसराइल को मुस्तकबिल की किसी भी जंग में फैसलाकुन कामयाबी के लिए हसन नसरुल्लाह को हलाक करना चाहिए। हसन नसरुल्लाह ने इसराइल फलस्तीन मसले को हल करने के लिए अमेरिका की नामनेहा डील ऑफ द सेंचुरी को रद्द कर दिया और कहा कि फलस्तीन का कोई भी ग्रुप इस तजवीज को कबूल नहीं करता। हसन नसरुल्लाह ने सीरिया की बशार अल असद हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब की कोशिशों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियों का मुकाबला करेगा। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ईरान को इस्लामी इनकलाब के बाद से ही पाबंदियों का सामना है। ईरान इन पाबंदियों का मुकाबला करेगा और अपनी इनकलाब की 40वीं सालगिरह मनाएगा।
सीरिया और यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदारों ने गोलान पहाड़ियों के इलाके में अमन सिपाहियों को तैनात करने का फैसला किया है। हालिया अरसे में सीरिया की फौज ने गोलान पहाड़ियों के इलाके पर कब्जा कर लिया था, जहां मिलिटेंट्स कंट्रोल रखते थे। यमन के सादा में सऊदी अरब के हालिया हमले से बिल्कुल पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की थी। स्टेट डिपार्टमेंट ने यह बात बताई, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा गया कि क्या खास तौर पर सादा हमले के बारे में बातचीत की गई। इस हमले में कोई 40 यमनी बच्चे जाँ बहक हुए थे। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जमान हीथर नॉरेट ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि उनके पास बातचीत की तफसीलात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि यमन मसले पर बात हुई थी। यमन के हुदैदा में सऊदी अरब और यूएई के हवाई हमलों में कई लोगों के हलाक और जख्मी होने की खबर है। अलहूसियों के तर्जुमान ने कहा कि मरने वालों की तादाद कम से कम 13 है। इसके अलावा 24 सिविलियन जख्मी भी हुए। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस को एक खत लिखते हुए यमन बहरान को हल करने के लिए बातचीत की जरूरत पर जोर दिया है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफीर गुलाम अली खुसरो ने कहा कि यमन बहरान का कोई फौजी हल नहीं है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने एक बार फिर अमेरिका की तरफ से बातचीत की पेशकश को रद्द कर दिया है और कहा है कि अमेरिका ने खुद ईरान के साथ बातचीत के पुलों को आग लगा दी है। रूहानी ने कहा कि ईरान दूसरे मुल्कों के साथ अच्छी बातचीत कर रहा है। ईरान के नायब सदर इसहाक जहांगीरी ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका पाबंदियों के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है। फारस न्यूज एजेंसी ने जहांगीरी के हवाले से कहा कि हम दुश्मन को कामयाब होने नहीं देंगे। तुर्की ने अमेरिका की बास चीजों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। हाल ही में अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियों का जवाब देते हुए यह फैसला किया गया। अमेरिका के साथ तनाव के बीच तुर्की की करेंसी लीरा की कदर में भारी गिरावट आई है। सदर की तरफ से जारी एक हुक्म में अमेरिका के बास प्रोडक्ट्स जैसे कॉस्मेटिक्स, चावल और कोयले वगैरह पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया गया। इसके अलावा शराब, तंबाकू और दूसरी चीजों पर भी टैरिफ बढ़ाया गया। तुर्की ने अमेरिका के कई प्रोडक्ट्स, जिनमें पैसेंजर कार्स भी शामिल है, टैरिफ दुगना कर दिया और इल्जाम लगाया कि तुर्की की मईशत पर जानबूझकर किए जाने वाले हमलों का जवाब दिया जा रहा है। इस ऑर्डर पर सदर तैयब एर्दोगान ने दस्तखत किए। तुर्की अपनी करेंसी लीरा की कदर में गिरावट पर काबू पाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। बाज एक्सपर्ट्स ने कहा है कि सूरत हाल से निमटने के लिए सदर एर्दोगान जो फैसले कर रहे हैं वो मौशी चैलेंजों से निमटने का सही तरीका नहीं है। इन एक्सपर्ट्स ने जो राय जाहिर की है अरब अखबारात में, उसमें कहा गया है कि दोनों मुल्कों के बीच ये एक नफ्सियाती जंग हो रही है। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने कहा है कि एक आलमी करेंसी की हैसियत से डॉलर के दिन गिनती के रह गए हैं। सर्जी लावरोव ने तुर्की के दारुल हुकूमत अन्कारा में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि डॉलर के रोल का गलत इस्तेमाल किया गया है और आने वाले वक्त में इसके संगीन नतीजे निकलेंगे और डॉलर का रोल खत्म हो जाएगा। हफ्ते के दिन तैयब एर्दोगान ने कहा था कि तुर्की, चाइना, रशिया और यूक्रेन के साथ उनकी कौमी करेंसियों में कारोबार करेगा। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कई मुल्क डॉलर को छोड़ने के मंसूबों पर गौर कर रहे हैं। इसराइल ने गजा के साथ एक बॉर्डर क्रॉसिंग को जरूरी सामान लाने ले जाने के लिए खोल दिया है। एएफपी न्यूज एजेंसी के एक जर्नलिस्ट ने बताया कि शालोम क्रॉसिंग से दर्जनों ट्रक्स कई जरूरी चीजों के साथ गुजरे, जिनमें फ्यूल भी शामिल है। इसराइली ओहदेदारों ने सरहदी इलाके में अमन की वजह से यह फैसला किया। इसराइली और फलस्तीनी ओहदेदारों ने भी तस्दीक की कि इस बॉर्डर क्रॉसिंग को खोला गया। अल-कुद्स से यरूशलेम से मुताल्लिक फलस्तीनी गवर्नर अदनान अल हुसैनी ने कहा कि इसराइल ने फलस्तीनी कौम के वजूद को मिटाने के लिए एक जंग थोपी है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे फलस्तीन, खासतौर पर मगरबी किनारे में इसराइल की जारहाना कार्रवाइयां जारी है। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फरस। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। केरला में सैलाब हुआ गजबनाक। कोची एयरपोर्ट को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। 35 डैम्स के दरवाजे खुले। 12 जिलों में अलर्ट। तुर्की ने अमरीकी माल पर टैरिफ बढ़ाने का किया ऐलान। सर्जी लावरोव ने कहा डॉलर के दिन गिनती के रह गए। अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयां जारी। गजनी और फरियाब के बाद बगलान में फौजी अड्डे पर हमला। दारुल हुकूमत काबुल भी खौफनाक धमाके से दहल गया।
لبنان جنگ کے 12 سال، حسن نصراللہ نے کہا امریکہ اور اسرائیل کمزور ہو چکے، نئی لڑائی شروع نہیں کر سکتے، حزب اللہ کے ہتھیاروں کی نمائش۔ سادہ حملے سے پہلے مائک پومپیو نے محمد بن سلمان سے بات کی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تصدیق کر دی۔ مسجد نبوی کے امام حسین بن عبدالعزیز حج کا خطبہ دیں گے، مقدس فرض ادا کرنے کے لیے 15 لاکھ سے زیادہ مسلمان مکہ پہنچ گئے۔ پندرہ اگست کے پروگرامز بنے الیکشن پلیٹ فارم، لال قلعے سے لے کر گولکنڈہ قلعے تک ہوئی سیاسی باتیں۔ پورے ملک میں گونجے وطن پرستی کے گیت، بیرونی ملکوں میں بھی ہندوستانیوں نے منایا آزادی کا دن۔ جاریٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں حج سے۔ دنیا کے الگ الگ ملکوں سے حج ادا کرنے کے لیے 15 لاکھ سے زیادہ مسلمان سعودی عرب کے مکہ شہر پہنچ چکے ہیں۔ سعودی عرب کی حج کمیٹی کے چیئرمین اور مکہ کے گورنر خالد الفیصل نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اب تک 15,21,000 عازمین حج پہنچ چکے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ عازمین حج کا تعلق انڈونیشیا سے ہے، اس کے بعد پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ترکی کا نمبر ہے۔ ایران سے بھی عازمین حج کی بڑی تعداد سعودی عرب پہنچی۔ سعودی عرب کے اندر سے بھی 2,24,655 لوگوں کو حج کی اجازت دی گئی ہے جو پہنچ چکے ہیں مکہ۔ سعودی عہدیداروں نے کہا کہ عازمین حج کی مدد کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گئے ہیں۔ اللہ کے مہمانوں کی سہولت اور خدمت کے لیے کوئی 1,92,000 ملازمین کو تعینات کیا گیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ شاہ سلمان کی ہدایت پر اس سال ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز حج کا خطبہ دیں گے۔ ان کا شمار مسجد نبوی کے اہم خطیبوں اور اماموں میں ہوتا ہے۔ مناسک حج 19 اگست سے شروع ہوں گے۔ اس دوران خطبہ حج کے 5 زبانوں میں ترجمے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان زبانوں میں اردو، فارسی، انگلش، فرینچ اور مالی شامل ہے۔ اٹلی میں ایک برج کے گرنے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی ہے۔ ریسکیو ورکرز اب بھی زندہ بچنے والوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ حادثہ اٹلی کے شہر جنوا میں پیش آیا۔ کم سے کم 3 لوگ لاپتہ ہیں اور کئی لوگوں کو نازک حالت میں ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا ہے۔ یہ برج 1967 میں بنایا گیا تھا۔ اٹلی کے عہدیدار اس حادثے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں میں اس حادثے کے بارے میں کافی غصہ پایا جاتا ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس برج کی سیکیورٹی کے حوالے سے بعض اہم سوالوں کو نظر انداز کیا گیا۔ اس دوران اٹلی کے صدر نے سنجیدہ تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا۔ بات کرتے ہیں 15 اگست کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوک سبھا الیکشن سے پہلے 15 اگست پر اپنی آخری تقریر میں یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ان کی حکومت میں ہندوستان نے کتنی ترقی کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یو پی اے دور میں ایک طرح سے پالیسی فالج زدہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے 50 کروڑ ہندوستانیوں کے لیے ایک ہیلتھ اسکیم کا بھی اعلان کیا۔ آزادی کے 72ویں دن کے موقع پر لال قلعے کی فصیل سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے ہندوستانی فوج میں عورتوں کو شامل کرنے کے ایک منصوبے کا اعلان کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2022 تک ہندوستانی ایسٹروناٹس کو خلا میں بھیجنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا ہے۔ 2014 میں انڈیا حکومت بننے کے بعد مودی نے 5ویں مرتبہ 15 اگست پر لال قلعے سے تقریر کی۔ مودی کی تقریر تقریباً 80 منٹ کی تھی، جس میں انہوں نے زیادہ تر وقت اپنی حکومت کا رپورٹ کارڈ پیش کرنے میں گزارا۔ انہوں نے جموں کشمیر کی صورتحال، عورتوں کے خلاف جرم، 3 طلاق اور کسانوں کے مسائل پر بات کی۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کا تنقیدوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے غریبوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پچھلے 2 سال میں 5 کروڑ لوگوں کو غریبی سے اوپر اٹھایا گیا۔ مودی نے جو زعفرانی رنگ کی پگڑی پہنے ہوئے تھے کہا کہ ہندوستان ایک سویا ہوا ہاتھی تھا جو اب جاگ گیا ہے اور بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ کشمیر کے بارے میں بولتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم گولی اور گالی سے نہیں بلکہ لوگوں کو گلے لگاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے ایک تامل قوم پرست لیڈر کے قول کو دہراتے ہوئے کہا کہ ہندوستان دنیا کو راستہ دکھائے گا اور دنیا کو مسائل سے چھٹکارا دلائے گا۔ مودی نے 3 طلاق کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک غلط روایت ہے، اس سے مسلم عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مسلم عورتوں کو ان کا حق دلائیں گے۔ مودی نے سوال کیا کہ 70 سال سے 3 طلاق کا مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا گیا۔ جو اہم شخصیتیں اس موقع پر لال قلعے میں موجود تھیں ان میں بی جے پی صدر امت شاہ، صدر کانگریس راہل گاندھی، سابق پرائم منسٹر منموہن سنگھ، ایچ ڈی دیوے گوڑا، تینوں فوجوں کے چیفز اور ججز شامل تھے۔ اس کے علاوہ ہزاروں اسکولی بچوں نے بھی وہاں پر پروگرام میں شرکت کی۔
15 अगस्त पर दिल्ली में असल तकरीब हुई। इसके अलावा तमाम रियासतों में जोशो खरोश के साथ आज़ादी का दिन मनाया गया। जम्मू कश्मीर में आज़ादी का दिन जोशो खरोश के साथ मनाया गया। सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में असल तकरीब परेड ग्राउंड पर हुई, जहां गवर्नर के एडवाइजर वी व्यास ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए अमन की जरूरत है और सिक्योरिटी फोर्सेस रियासत में अमन बहाल करने के लिए बेहतरीन कोशिशें कर रही हैं। तमाम रियासती दारुल हुकूमतों में चीफ मिनिस्टर्स ने तिरंगा लहराया। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने दिल्ली के एआईसीसी हेडक्वार्टर में कौमी परचम लहराया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम में कौमी झंडा लहराते हुए कहा कि 2022 तक आंध्र प्रदेश को मुल्क की 3 बेहतरीन रियासतों में शामिल किया जाएगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के तारीखी किले गोलकुंडा में कौमी झंडा लहराया। जल्द इलेक्शंस की कयास आराइयों के बीच केसीआर ने अवाम से अपील की कि वो उनका साथ दें ताकि रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील किया जा सके। उन्होंने तेलंगाना रियासत हासिल करने की जद्दोजहद का जिक्र किया और कहा कि अवाम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठे जब तक तेलंगाना को हासिल नहीं किया। चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना मुल्क भर में एक मिसाली रियासत है और हर शोबे में तेलंगाना रियासत ने काफी तेजी से तरक्की की है। इस तरह लाल किले से लेकर गोलकुंडा किले तक तमाम लीडर्स ने अगले साल होने वाले इलेक्शंस के मद्देनजर सियासी तकरीरें की। पूरे मुल्क में आजादी के दिन के हवाले से स्कूलों, कॉलेजेस, दफ्तरों, चौराहों, गलियों और दूसरे मकामात पर झंडे लहराए गए और बेहतरीन सजावट की गई। पूरा मुल्क तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ था और हवाओं में वतन से मोहब्बत के गीत बज रहे थे। बैरूनी मुल्कों में भी हिंदुस्तानियों ने आजादी का दिन मनाया। तमाम सिफारती मिशन और सफारत खानों में 15 अगस्त के हवाले से तकरीबात हुई। इंडिया पाकिस्तान सरहद पर जश्न आजादी का माहौल था। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिठाइयों का तबादला किया। एक दिन पहले पाकिस्तान ने अपनी आजादी का दिन मनाया था। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर आशुतोष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे के लिए निजी वजह को जिम्मेदार बताया, लेकिन पार्टी ने उनसे कहा कि वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करें। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर आशुतोष से कहा कि पार्टी किस तरह उनके इस्तीफे को कबूल कर सकती है। केजरीवाल ने अपने जज्बाती ट्वीट में कहा कि पार्टी आशुतोष से मोहब्बत करती है और इस जिंदगी में उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट के तर्जुमान सौरभ भारद्वाज ने आशुतोष के बारे में कहा कि उनसे कहा गया कि वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करें। राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने कहा कि हम सब आशुतोष से दरखास्त करते हैं कि वो अपना इस्तीफा वापस लें। आशुतोष एक जर्नलिस्ट से सियासतदान बने। उन्होंने 2014 के इलेक्शंस दिल्ली के चांदनी चौक हल्के से लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के लीडर कपिल सिब्बल से ज्यादा वोट हासिल हुए थे, लेकिन बीजेपी के हर्षवर्धन से उन्हें शिकस्त हो गई थी। आशुतोष ने अपने इस्तीफे के बारे में ज्यादा तबसरा नहीं किया। उन्होंने ट्विटर पर अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए इससे पहले कहा कि हर सफर का एक अंजाम होता है। आम आदमी पार्टी के साथ भी मेरा सफर खत्म हो गया है, जो बहुत खूबसूरत और इनकलाबी रहा। ये खालिसतन बहुत निजी वजह है। एक दूसरे ट्वीट में मीडिया से उन्होंने कहा कि वो उनकी प्राइवेसी की इज्जत करे। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह की कोई बाइट नहीं देंगे। आशुतोष ने कहा कि ये फैसला कोई अचानक नहीं किया गया, वो लंबे अरसे से इस फैसले के बारे में सोच रहे थे। बात करते हैं केरला के गजबनाक सैलाब की। केरला में सैलाब की सूरत हाल बेहतर होने की बजाय और बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। ताजा बारिश से हालात और खराब हो गए हैं। मल्लापुरम में एक घर गिरने से 8 लोग हलाक हो गए। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फ्लाइट्स के लिए 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, जहां का रनवे पानी में डूब गया है। कन्नूर यूनिवर्सिटी ने 16 अगस्त को होने वाले इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया। दूसरे इम्तिहानात को भी मुलतवी करने का ऐलान किया गया। कई इलाकों में ट्रेन सर्विस मुतासिर हुई। पिछले कुछ दिनों में सैलाब और बारिश के वाकयात में 50 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। रियासत में 35 डैम्स के दरवाजे खोल दिए गए। केरला के जिले अड्डुकी में चट्टाने खिसकने के ताजा वाकयात में 3 लोग हलाक हो गए। रियासत के 12 जिलों में रेड अलर्ट है। मौसम ओहदेदारों ने पूरी रियासत के लिए अलर्ट जारी किया। एक बयान में कहा गया कि कई जगह पानी की सतह बढ़ती जा रही है। केरला के चीफ मिनिस्टर पी विजयन ने कहा कि उन्होंने रियासत की तारीख में पहले कभी ऐसी बारिश नहीं देखी। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं, घर रहने के लायक नहीं रहे और हर तरफ पानी ही पानी है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। केरला में सैलाब हुआ गजबनाक। कोची एयरपोर्ट को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। 35 डैम्स के दरवाजे खुले। 12 जिलों में अलर्ट।
तुर्की ने अमरीकी माल पर टैरिफ बढ़ाने का किया ऐलान। सर्जी लावरोफ ने कहा डॉलर के दिन गिनती के रह गए। अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयां जारी। गजनी और फरियाब के बाद बगलान में फौजी अड्डे पर हमला। दारुल हुकूमत काबुल भी खौफनाक धमाके से दहल गया। लेबनान जंग के 12 साल। हसन नसरुल्लाह ने कहा अमेरिका और इसराइल कमजोर हो चुके, नई लड़ाई शुरू नहीं कर सकते। हिजबुल्लाह के हथियारों की नुमाइश। सादा हमले से पहले माइक पॉम्पियो ने मोहम्मद बिन सलमान से बात की। स्टेट डिपार्टमेंट ने तस्दीक कर दी। मस्जिद नबवी के इमाम हुसैन बिन अब्दुल अजीज हज का खुतबा देंगे। मुकद्दस फर्ज अदा करने के लिए 15 लाख से ज्यादा मुसलमान मक्का पहुंच गए। पंद्रह अगस्त के प्रोग्राम्स बने इलेक्शन प्लेटफॉर्म। लाल किले से लेकर गोलकुंडा किले तक हुई सियासी बातें। पूरे मुल्क में गूंजे वतन परस्ती के गीत। बैरूनी मुल्कों में भी हिंदुस्तानियों ने मनाया आजादी का दिन। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।